हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन दिया गया था जो कि किताब का एनसीईआरटी का ही किताब का था। तो उसमें प्यारे स्टूडेंटों ने, दो लड़के ने कमेंट किए, दो छात्र ने, जिनका आंसर आया है 0.0115। ठीक है, तो उनका हम नाम रख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शब्द प्रकाश कमेंट किए हैं और दूसरा में है इंद्रजीत कुमार। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं और इसमें कितना आंसर आता है तो आप लोग भी मिला लीजिएगा। आप लोग का आंसर सही है, लेकिन ये आपका मीटर इनवर्स में आप लोग लाए हैं, मिनट इनवर्स में, लेकिन इसमें किताब में आपको सेकेंड इनवर्स में दिया है, तो इसलिए आपको सेकेंड इनवर्स में चेंज कर लेना है। उतना भी आपका आंसर क्या है, सही है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए क्योंकि बुक बहुत जरूरी है और टोटल आपका टॉपिक इससे पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि SO2Cl को अपनी प्रारंभिक मात्रा से, यानी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने पर, यानी आधी मात्रा में वियोजित होने पर 60 मिनट का समय लगता है, यानी 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया का प्रथम कोटि हो तो वेग स्थिरांक की क्या कीजिए, गणना कीजिए। यानी वेग स्थिरांक, यानी यहाँ पर हम लोग को K निकालना है और ये आधी समय ही दिया है, यानी हम लोग को T 1/2 दे दिया है। ठीक है, 60 मिनट। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो सबसे पहले हम लोग का गिवन वैल्यू जो दिया है उसको लिख लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना था जी, ऐसे HW दिया गया था आप लोग को। ठीक है, देख लीजिएगा, उसमें नंबर दिया गया होगा या होमवर्क है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको टाइम दे दिया है, वो भी कह रहा है कि आधी समय में। क्वेश्चन पढ़िए, 1 से 2 बार आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाए। कह रहा है कि SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में, यानी आधा मात्रा ही पूछा है। आधी के मतलब आधा ही टाइम दिया है, तो आधा टाइम दिया है। तो यहाँ पर आपका T 1/2 बराबर दे दिया है 60 मिनट। तो 60 मिनट में है, इसको सेकेंड में अगर हमको चेंज करना है तो 60 ले गुणा कर लेंगे। तो 60 गुणे क्या हो जाएगा आपका 60, यानी ये आ जाएगा क्या, सेकेंड में। यानी कितना हो जाएगा, 36 आपका आ गया कितना, सेकेंड। तो क्या ज्ञात करना है, ज्ञात हम लोग को क्या करना है, यानी कह रहा है कि वेग स्थिरांक बताइए या दर स्थिरांक कैसे डिनोट किया जाता है। तो की बराबर आपका फार्मूला क्या होगा, 0.693 बटा में क्या होता है T 1/2 यानी हाफ। तो K बराबर 0.693 बटा में T का मान कितना है, 36 है आपका क्या, सेकेंड। इसको भाग लगाइए, तो जब भाग लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 0.000195 इतना आएगा। अब देखिए सेकेंड नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में ले लेते हैं। तो ये जो दशमलव यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठाइए, तो ये हो जाएगा 1.925 गुणे 10 के पावर राइट की तरफ गए हैं, कितना स्थान तक, 1 2 3 4 स्थान तक। तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 सेकेंड इनवर्स। या आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका कितना आया है, 9 है। तो 9 को अगर राउंडिंग नंबर में आप लीजिएगा तो ये 9 हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -4 सेकेंड इनवर्स।
तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। ये किताब का ही क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का। और आप लोग क्या कीजिए कि स्टडी करते रहिए जितना भी आप लोग को बताया गया है। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन फंस रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसको विदा कर दीजिए, एक दिन में आपका बन जाएगा, वीडियो भी बन जाएगा उस पर। तो व्हाट्सएप नंबर है 7654236985। कोई भी अगर आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन फंसता है, ठीक, तो उस पर आप क्या कीजिए कि विदा कर दीजिए, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ तक हम लोग का न्यूमेरिकल कुछ समाप्त हो गया है। तो अब यहाँ पर आप लोग को पढ़ाएंगे हम ताप गुणांक। तो ताप गुणांक क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। ताप गुणांक के मतलब क्या होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक जो होता है के साथ, ठीक है, का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर हेडिंग लिखिए ताप गुणांक। ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट यानी इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी लाइन है, उसको पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं ताकि आपको समझने में भी क्या हो, आसानी हो। तो इसका परिभाषा देखिए क्या होगा, यानी 10 डिग्री सेल्सियस में अंतर के साथ 10 डिग्री सेल्सियस में अंतर के साथ दर स्थिरांक का अनुपात, दर स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक कहलाता है। इसका मीनिंग समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। ये कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस में अंतर के साथ, यानी 10 डिग्री सेल्सियस में अंतर के साथ दर स्थिरांक का जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है ताप गुणांक। यानी ताप गुणांक का एक देखिए फॉर्मूला यहाँ पर, ताप गुणांक। तो ताप गुणांक बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अब बाटा में के टी। यानी कहने का मतलब है कि अगर वेग स्थिरांक यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए कि वेग स्थिरांक जो है टेम्परेचर यहाँ पर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसका जो होगा तो 10 डिग्री सेल्सियस का होगा, अंतर हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा ताप गुणांक में, तो ताप गुणांक में आपका हो जाएगा के टी प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर यहाँ पर अगर ये के टी 25 डिग्री सेल्सियस है आपका दर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी 25 में 10 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये आदर्श विलयन है तो उसका 2 होगा, लेकिन अगर आदर्श विलयन नहीं है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद 2 लाइन नीचे लिखवाते हैं, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो लिखिए, इसका मान 2 से 3 होता है, 2 से 3 होता है, अर्थात प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप में, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का दर 2 गुना से 3 गुना हो जाती है, 2 गुनी से 3 गुनी हो जाती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए
तो 2 गुनी से क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी ताप गुणांक का मतलब ये हुआ। तो प्यारे बच्चों अब चलिए अब हम लोग चलते हैं आर्हेनियस। तो आर्हेनियस का कुछ सिद्धांत है और उस सिद्धांत को 4 गो सिद्धांत है उसका, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको, उसके बाद आपको डिटेल में कर कर लिखवाएंगे भी। तो आर्हेनियस सिद्धांत क्या है आपका, तो जैसे कि कहने का मतलब है कि अभिक्रिया तभी संभव है जब दोनों आपस में क्या करे, टक्कर करे। ठीक, अभिक्रिया तभी संभव होगी जब एक 2 मोलिकुल है, अगर 2 कण है तो ये दोनों आपस में क्या करनी चाहिए, टक्कर करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि इसका टक्कर जो होना चाहिए सही दिशा में डायरेक्शन होना चाहिए। पहले एक बार आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद नोट भी कराएंगे। ठीक है। तो इसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही दिशा में टकराव होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर खोपी है, अगर इस तरह से लगाएंगे तभी लग सकता है। अब इसका डायरेक्शन अगर हम बदल देंगे, कैसे लगाए तो ये लगेगा, नहीं लग सकता है। तो दूसरा इसका है आर्हेनियस समीकरण का रूल क्या है कि आपका सही डायरेक्शन में क्या होना चाहिए उसका टकराव। तीसरा है कि उसमें आपका उतनी ऊर्जा होनी चाहिए जितनी ऊर्जा उसकी आवश्यकता लगे, कि ताकि संकुलित बना सके। तीसरा टॉपिक है। और चौथा आपका टॉपिक है कि एक बैरियर होता है, अवरोध होता है। अवरोध यानी पार करना। जैसे मान लीजिए कि ये है और यहाँ तक ही आप जंप लगा रहे हैं, ठीक, वो यहाँ तक ही अभिक्रिया संभव हो रहा है, लेकिन इसको इस पार जाना है, अगर पार करना है तो उसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट होता है, अगर कैटलिस्ट को डाल देते हैं तो वो क्या होता है, अभिक्रिया तीव्र गति से हो जाता है। तो उसी प्रकार से तो अब आइए इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी आप लोग को हम समझाएं कि आर्हेनियस के टकरों का सिद्धांत, तो इसमें कुछ सिद्धांत है। ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। जैसे कोलिजम थ्योरी ऑफ का आर्हेनियस भी इस चैप्टर में आपका बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें आपका कुछ एक समीकरण भी मिलेगा आर्हेनियस का, जिससे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो पहले इसका डिटेल आप लोग थ्योरी थोड़ा सा जान जाइए, उसके बाद इसका समीकरण को हम लोग कर लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आर्हेनियस की टकरों का जो सिद्धांत है, या अभी ये किस लिए दिए थे, अभिक्रिया को संपन्न होने में दिए थे। 4 को दिए थे, तो चारों को आप लोग को क्या करना है, बारी बारी से क्या करना है, लिखना है। नोट कराएंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए निम्न शर्तों आवश्यक है। तो फर्स्ट में लिखिए, जब अभिकारक की अणुएं जब अभिकारक की अणुएं आपस में टकराती है तभी अभिक्रिया होती है। देखिए क्या कह रहा है, अब इस लाइन को आप समझ लीजिए। जैसे कह रहा है कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं, तो फर्स्ट आपका शर्त क्या है कि फर्स्ट में आपका जो है, जो अणु है, वो दोनों को क्या होना चाहिए, टकराना चाहिए, तभी अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो अब लिखिए 2 नंबर, नोट कीजिए, अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग आपका ये होना चाहिए हुआ कि अणु का जो टकराव है वो सही दिशा में होना चाहिए। ठीक है। तो अब लिखिए 3 नंबर। 3 नंबर आपका है कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वह संकृत संकुलन बना सके। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको डिटेल में भी कराएंगे हम, थोड़ा सा आप पहले लिख लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये अभिक्रिया है,
जैसे कि कोई जगह है, अगर इस साइड आपको क्या करना है, जाना है, तो यहाँ पर इतना आपको जंप लगाना पड़ेगा। ये अगर दीवार है तो तभी आप जा सकते हैं, अगर इधर है तो यहाँ पर ये जो होता है पॉइंट, इसको पार करने के लिए मान लो कोई जंप लगा रहा है, यहीं तक जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में उसको क्या करना पड़ेगा, उत्प्रेरक देना पड़ेगा या उसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उसको बाहर से ऊर्जा मिले, ताकि वो ज्यादा जंप लगा सके और इस साइड चला जाए। तो इसका मतलब यही हुआ, संकृत होना चाहिए, उतना उसको ऊर्जा चाहिए। तो चौथा लिखिए, अभिकारक की अणु परस्पर टकराकर संकृत संकुलन में या संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते हैं जब तक वह इतनी ऊर्जा वाले ना हो कि ऊर्जा का अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सके। तो चलिए इसी चीज को अब आपको हम डिटेल में इसको क्या करेंगे, समझाएंगे। यहाँ पर एक ग्राफ भी बता रहे हैं, इसको ध्यान से आप समझिए। देखिए यहाँ पर ये एक हो गया हम लोग का ग्राफ, ध्यान दीजिए। इधर हम लोग क्या लिए हैं, फर्स्ट में आपका ये जो है स्थितिज ऊर्जा है, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, ये जो लाइनिंग जो दिखा रहा है वाई, इसको हम ले लेते हैं वाई, और ये है हम लोग का क्या, एक्स अक्ष। तो ये आपको दिखाता है अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति, यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई यहाँ पर क्या है, अभिकारक है, यह ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो अभिकारक के लिए आप जानते हैं कि हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं, रिएक्टेंट, या आप अभिकारक लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभिक्रिया जो है, आर जो है इस तरह से चल रहा है, ध्यान दीजिए। आर हो गया हम लोग का अभिकारक। अब क्या होता है कि यहां से ये जो है इस तरह से यहां पर है हम लोग का उत्पाद यानी प्रतिफल, यानी पीसी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए कहने का मतलब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ से इसका जो ये तो आंतरिक ऊर्जा है, जो भी हमारा ऊर्जा है वो क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। लेकिन अगर इस अवरोध को, यहाँ पर एक क्या हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इस अवरोध को पार करने के लिए, जंप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, इस बैरियर को पार करना पड़ेगा। तो यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है, इसको डिनोट किया जाता है ई ए से, यानी इसे कहा जाता है संकीर्णन ऊर्जा। इसे क्या कहेंगे हम लोग, संकीर्णन ऊर्जा, संकीर्णन ऊर्जा, ध्यान दीजिए। यानी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कम करो, ये क्या हम लोग का
एक्टिवेशन एनर्जी, इसका डिटेल भी हम करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहां से अगर जो इसके पास ऊर्जा था तो यहां से भी अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहां से ये जो ऊर्जा यहां तक जो इसका आंतरिक ऊर्जा है ये जा रहा है, तो इसको तो बोला जाता है अवरोध यानी एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो इसको एक और नाम से बोला जाता है, जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है इसको बोला जाता है देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा यानी इसका हो जाएगा थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी से बोला जाता है, इसका डिफाइन भी हम करेंगे। तो अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको, यानी अभिक्रिया की क्या, तो ये देखिए देहली ऊर्जा है और ये हम लोग का क्या है संकीर्ण ऊर्जा है। तो इसमें इस ग्राफ में आप क्या समझे कि ये जो है यहां से देखिए इसका अभिकारक जो है, अभिकारक और ये प्रतिफल, तो ये प्रतिफल थोड़ा सा क्या होता है कि नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये दोनों के जो बीच की दूरी जो है इसी को कहा जाता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी यानी संकीर्ण ऊर्जा। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक एक कर डिफाइन करते हैं और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा त्रुटियां इसमें हुआ है यहाँ पर, तो आप इसका ध्यान मत रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पर डिटेल कर बताते हैं कि देहली ऊर्जा और संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर ये जो पॉइंट लगा है इसको अवरोध भी कहते हैं, अवरोध ऊर्जा यानी बैरियर एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से इसको पार ही करना पड़ेगा। तो चलिए इस चीज को हम आपको समझाते हैं यहाँ पर एक और लेकर। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये तो हम लोग आप जानते हैं कि अभिक्रिया की प्रगति है और ये क्या है, ऊर्जा है। तो अगर यहाँ पर अगर आपका ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर क्या है, उत्पाद है, तो ये तो यहाँ से सीधा बन जाएगा, तब बनेगा जब इसको आपको कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति या टेम्परेचर की उपस्थिति नहीं करना है। लेकिन बहुत सा ऐसा अभिक्रिया होता है कि जिसमें आपको उत्प्रेरक डालना ही पड़ेगा या उसको हीट करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा, संभव होगा। तो इसीलिए ये ग्राफ बन रहा है, तो उसको कुछ बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। जो उसका एनर्जी है वो हो जाएगा थ्रेशहोल्ड ऊर्जा, जो हम लोग बाहर से एनर्जी वो ले रहा है यानी जंप लगाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से एक दरवाजा है और इधर आपको लड्डू रखा गया है, ठीक। आपको भूख लगा है और लेकिन आप इससे क्या है, गिरा हुआ है, तो आप जंप तो लगा रहे हैं, लेकिन जंप लगा रहे हैं और यहीं तक पहुंच रहे हैं। जैसे आप जानते हैं एक लोमड़ी वाला कहानी, अंगूर वाला, वो जंप तो लगा रही है लेकिन उसको अंगूर मिलता ही नहीं है, तो फिर बोलकर चली जाती है कि क्या है, अंगूर चलो खट्टा होगा, अब मिलेगा नहीं तो क्या करेगी। तो अब इसी तरह से अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ तक आप मान लीजिए कि जंप लगा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ तक अगर आप जंप लगा रहे हैं, तो अब जंप नहीं लग रहा है तो या यहाँ पर आप कुर्सी रख दीजिए या टेबल रख दीजिए या कोई आपको पुश कर रहा है, तो आप इतना जंप लगाया और वो उतना थोड़ा सा लगा दिया, मेहनत कर दिया, तो आप इधर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, इधर से या ऐसे आ जाएंगे, तो आपको लड्डू तो मिल जाएगा खाने का। तो यही जो है, ये जो यहाँ पर एक बैरियर जो लगा है, तो इसमें आपको दो कंडीशन हो रहा है, एक तो आपका खुद का एनर्जी है और एक दूसरे से आपने क्या किया, एनर्जी लिया। तो जो हम लोग दूसरे से एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, वही हम लोग को क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी ऊर्जा है, ठीक है।
और देहली ऊर्जा, थ्रेश होल्ड ऊर्जा यानी खुद का ऊर्जा उसने कितना लिया। तो चलिए अब इसको हम एक एक कर कर आपको डिफिनेशन समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग लिखिए संकीर्णन ऊर्जा। संकीर्णन ऊर्जा भी 2 नंबर के लिए आपको एग्जाम में आता है। तो लिखिए संकीर्णन ऊर्जा किसे कहते हैं। लिखिए संकीर्णन ऊर्जा, ऊर्जा की यह न्यूनतम मात्रा है जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। संकीर्णन ऊर्जा का मतलब आप समझ गए हैं और नोट भी करा दिया गया है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि संकीर्णन ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे ऊर्जा अवरोध को क्या कर सके, पार कर सके। जैसे आपको बताया अभी यहाँ पर कि एक ऊर्जा अवरोध उत्पन्न यानी इसको पार करना है तो आपको तो जंप लगाना ही पड़ेगा। तो बहुत से अभिक्रिया जो होता है कि खुद से खुद हो जाता है, लेकिन बहुत सी जो आपका अभिक्रिया है, ठीक है, बहुत से जो अभिक्रिया है जिसे कैटलिस्ट लगता है, उत्प्रेरक लगता है, या तो उसको हीट करना पड़ता है या लाइट देना पड़ता है, तो उस अभिक्रियाओं के लिए सब है। तो अब आप लोग लिखिए देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा यानी इसको कहा जाता है थ्रेश होल्ड ऊर्जा। थ्रेश होल्ड एनर्जी, थ्रेश होल्ड एनर्जी। तो लिखिए अभिक्रिया संपन्न करने के लिए, अभिक्रिया संपन्न करने के लिए अणुओं में उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को ही, यानी न्यूनतम ऊर्जा को ही देहली ऊर्जा कहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा को ही देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए आप लोग ऊर्जा अवरोध यानी एनर्जी बैरियर। ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध यानी एनर्जी बैरियर इसे बोलते हैं। एनर्जी बैरियर लिखे ऊर्जा अवरोध का वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पार करने के बाद ही अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सकती है ऊर्जा अवरोध कहलाता है। ऊर्जा अवरोध कहलाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इसको फिर से हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो तीनों टॉपिक है, तीनों टॉपिक आपको 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, खासकर ये दोनों VVI है।
तो संकीर्णन ऊर्जा और देहली ऊर्जा। तो यहाँ पर जैसे यह ग्राफ आपका बना हुआ था, जैसे अभी आप देखें यहां से ये क्या हो रहा था, ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अवरोध उत्पन्न हो रहा है, ठीक। तो यहां से लेकर यहां तक का जो ऊर्जा है, ठीक, टोटल एनर्जी जो इसमें लग रहा है, इसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई मोबाइल आपको लेना है, 20,000 का मिल रहा है, आपके पास 15,000 ही रुपया है, तो आप क्या करेंगे, 5,000 या तो किसी से लेंगे, ठीक है, तभी आपका होगा। तो चलो एक किसी दोस्त ने कहा कि चलो 5,000 ही घट रहा है, तो आप 5,000 हमसे ले लीजिए और मोबाइल ले लीजिए। तो अब इसका मतलब समझिए, कहने का मतलब कि जो अपना खुद का जो एनर्जी था, ठीक, जो खुद का आपका जो एनर्जी था, ठीक है, वो हो गया आपका निम्नतम ऊर्जा, यानी वही आपका हो गया क्या, थ्रेश होल्ड ऊर्जा यानी देहली ऊर्जा। लेकिन जो आप 5,000 लिए, तो 5,000 जब लिए तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ तक तो आप जंप लगा रहे थे, लेकिन अब जंप लगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो इस अवरोध को पार करने के लिए जो ऊर्जा आप दूसरे से लिए हैं, उसी को कहा जाता है संकीर्णन ऊर्जा, ठीक है। तो अब सवाल बनता है कि ऊर्जा अवरोध किसे कहेंगे। तो ऊर्जा अवरोध उसे कहेंगे जब यहां से हमने जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने पार कर कर अभिकारक से क्या किया, उत्पाद में बना लिया, यानी प्रोडक्ट बना लिया, तो इसी को कहा जाता है क्या, यानी ऊर्जा अवरोध, यानी ऊर्जा एनर्जी बैरियर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, इसको दर्शाया जाता है ई से। किसे, संकीर्णन ऊर्जा को आपको दर्शाया जाता है ई से, ठीक। और देहली ऊर्जा को आपको दर्शाया जाता है, हम ले लेते हैं ई नॉट से। और इसका जो आंतरिक जो ऊर्जा है, इसका अंदर का जो आपका ऊर्जा है, ठीक है, जो अंदर का जो इसका ऊर्जा है, इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं क्या, ई से, क्योंकि खुद का भी तो कुछ एनर्जी होगा, जैसे हम लोग का खुद का एनर्जी होता है, तो इसको हम दर्शा लेते हैं किससे, ई से दर्शा लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक फार्मूला यहाँ पर बनेगा, एक फार्मूला, और इसी पर हम लोग क्लास को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो पहले फार्मूला आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, संकीर्णन ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, संकीर्णन ऊर्जा, तो संकीर्णन ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा, या आप यह कह सकते हैं कि अणुओं की ऊर्जा, या खुद का, या आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। तो अब यहाँ पर संकीर्णन ऊर्जा बराबर आपका क्या हो गया, देहली ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा। तो देखिए, इसको डिनोट किससे किए हैं, इसको हम लोग किए हैं ई ए से। तो ई ए बराबर आपका हो जाएगा देहली ऊर्जा किससे किए हैं, ई नॉट से। तो ई नॉट माइनस अभिकारक की ऊर्जा, तो इसको इंटरनल ऊर्जा बोला जाता है, तो इससे हम लोग सूचित करेंगे क्या, ई से, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि देहली ऊर्जा बताइए या आंतरिक ऊर्जा बताइए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर देहली ऊर्जा पूछ रहा है, तो देहली ऊर्जा यानी ई नॉट अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, ठीक। इसको ये हम लोग का बराबर के इस साइड है, इसको इधर ले जाइए, तो ये क्या होगा हम लोग का ई ए। अब ध्यान दीजिए, ये हम लोग का माइनस में हो गया ना, एक मिनट, किसको निकालना है, देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा को इधर ही रखिए, तो ये हो गया ई ए, और ये माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा ई नॉट। तो ई नॉट यानी देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा का मतलब आप समझ गए कि ई प्लस का संकीर्णन ऊर्जा, यानी आपके पास तो पहले 5,000 ही था, लेकिन आपने क्या किया कि 5,000 और ले लिए, तो आपका कितना हो गया, 20,000 जाके, जिससे आपको क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तो
तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।